नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। चुनाव में मतदान का दौर शुरू हो चुका है। पहले चरण में 100 से ज्यादा सीटों पर मतदान हो चुका है और अब दूसरे चरण की बारी है। पहले चरण के वोटिंग ट्रेंड को देखते हुए जहां एक तरफ चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक दल दूसरे चरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान कई लिहाज से अहम है और वो इसीलिए भी क्योंकि इसमें कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गज मैदान में हैं। दूसरे चरण के सबसे अहम सीटों में से वायनाड सीट है और यहां से कांग्रेस के राहुल गांधी का भविष्य दांव पर लगा है। इसके अलावा दर्जन भर राज्यों की अलग अलग 88 सीटों में से दर्जन भर से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां के नतीजों का सीधा असर पार्टियों पर पड़ने वाला है। लिहाजा सभी पार्टियां चुनिंदा सीटों पर अपना फोकस उन्होंने बढ़ा दिया है ताकि किसी भी तरह के नुकसान की गुंजाइश ना बचे। कई सीटों पर उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है और इसको लेकर पार्टियों की टेंशन काफी बढ़ी हुई है। दूसरे चरण के मतदान का क्या होगा असर और किसकी जीत के दावे में कितना है दम, इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश दिग्गजों का प्रभाव सेकंड फेज का चुनाव। दूसरे चरण की तैयारी। कौन किस पर भारी? दांव पर दिग्गजों की किस्मत। कहां पर किसका प्रभाव? मैदान में हजारों उम्मीदवार। जीत की भर रहे हुंकार। वायनाड से राहुल गांधी उम्मीदवार। मेरठ से बीजेपी के राम। दर्जन भर राज्यों में घमासान। दूसरे चरण का करीब मतदान। पहले फेज के बाद दूसरे फेज को लेकर तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। पहले फेज में मतदान प्रतिशत में कमी से सभी राजनीतिक दल परेशान है और किसी भी पार्टी के लिए इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है कि नतीजों के हिसाब से इसके मायने क्या हैं। दूसरे चरण के हाई प्रोफाइल सीटों को लेकर जद्दोजहद चल रही है और इसमें से कुछ सीटें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टियों ने उन सीटों पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। दरअसल उत्तर भारतीय राज्यों में कमजोर हो चुकी कांग्रेस को दक्षिण भारतीय राज्यों से उम्मीद है, लेकिन इस बार वहां पर कांग्रेस की चुनौती बढ़ी हुई है। दिग्गजों के लिए दूसरे चरण का मतदान किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है और हाई प्रोफाइल सीटों पर पार्टियों की नजर टिकी हुई है। दिग्गजों की अग्नि परीक्षा। चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपने अपने हिसाब से जीत का दावा कर रही हैं। पहले चरण का मतदान हो चुका है और 100 से ज्यादा सीटों पर हुई वोटिंग ने फिलहाल सभी पार्टियों का हिसाब किताब गड़बड़ा दिया है। पार्टियों को इस पर ज्यादा मंथन करने का मौका नहीं मिला और सभी पार्टियां दूसरे चरण के मतदान में अपनी पूरी ताकत से जुट गई हैं। दूसरे चरण का मतदान कई लिहाज से अहम है और वो इसलिए भी कि इसमें अलग अलग पार्टियों के दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। दर्जन भर राज्यों में होने वाले चुनावों में हजारों उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन दूसरे चरण में कुछ हाई प्रोफाइल सीट शामिल हैं और इस पर तमाम पार्टियों के साथ ही जनता की भी नजर टिकी है। इसमें सबसे अहम लोकसभा सीट दक्षिण भारतीय राज्य केरल की वायनाड है।
इस सीट से कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा मथुरा लोकसभा सीट है और यहां से ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी तीसरी बार जीत दर्ज करने के लिए मैदान में उतरी हैं। इसके साथ ही मेरठ से बीजेपी ने टीवी सीरियल रामायण के राम यानी अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। राजस्थान की कोटा लोकसभा सीट भी वीआईपी सीटों में से एक है और वो इसलिए कि यहाँ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला चुनाव मैदान में है। इसके अलावा भी कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला दूसरे चरण में होने वाला है। इस लिहाज से दूसरे चरण की 88 सीटों का यह नतीजा न सिर्फ दिग्गजों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि पार्टियों के लिए भी अपनी साख बचाने की चुनौती है। चुनाव में एक एक सीट की अपनी अहमियत है। चुनाव में जहां बीजेपी ने बड़ी जीत का लक्ष्य रखा है तो वहीं कांग्रेस अपने आधार को मजबूत करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। लिहाजा दोनों पार्टियों के सामने खुद को साबित करने की चुनौती है और इसीलिए अलग अलग चरणों की अलग अलग सीटों पर अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए पार्टियों की जोर आजमाइश लगातार जारी है। दूसरा चरण इस लिहाज से भी काफी अहम है क्योंकि यूपी से लेकर केरल तक की 88 सीटें हैं जहां पर मतदान होने हैं और इनमें से कुछ सीटों पर तो पार्टी की साख भी दांव पे लगी है। 88 सीटों पर मतदान। दूसरे चरण की वोटिंग की तैयारी में चुनाव आयोग जुट गया है। लोकसभा के दूसरे चरण में 12 राज्यों की कुल 88 सीटों पर पोलिंग होनी है। चुनाव के ऐलान के समय चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में 89 सीटों पर मतदान कराने का ऐलान किया था, लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल लोकसभा सीट से बीएसपी के उम्मीदवार अशोक भालवी के निधन के कारण इस सीट पर मतदान स्थगित कर दिया गया है। जिन राज्यों में पोलिंग होनी है उनमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, असम, बिहार, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। दूसरे चरण की 88 सीटों पर 1206 उम्मीदवार मैदान में हैं और कई जगहों पर मुकाबला बेहद ही पेचीदा नजर आ रहा है। इस बात से पार्टियां और उम्मीदवार अच्छी तरह से वाकिफ हैं और इसीलिए वो किसी भी तरह की कोई गुंजाइश छोड़ ही नहीं रहे। मतदान का दिन करीब आ गया है और उससे पहले ही चुनाव प्रचार पर विराम लग जाएगा। ऐसे में पार्टियां अपनी पूरी ताकत उन सीटों पर झोंक रही हैं जिसमें जीत की संभावना ज्यादा है और जहां के नतीजे पार्टी की साख को बचाने के लिहाज से अहम है। 24 के चुनाव में बीजेपी ने दक्षिण भारतीय राज्यों पर अपना फोकस बढ़ाया है। इन्हीं राज्यों में कांग्रेस भी अपने लिए संभावनाएं तलाश रही है। केरल का वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी खुद चुनावी मैदान में हैं। पिछले चुनावों से राहुल गांधी कांग्रेस की परंपरागत अमेठी से केरल शिफ्ट हुए हैं और वो उनकी जीत को यकीनी बनाने में मददगार साबित हुआ है। मगर इस बार जो राजनीतिक समीकरण तैयार हुआ है वो उनके लिए मुश्किलें पैदा करने वाला साबित हो सकता है। वाम दलों ने भी उनके खिलाफ अपना सशक्त उम्मीदवार मैदान में उतारा है तो बीजेपी भी उन्हें किसी भी तरह की राहत देने के मूड में नहीं है। त्रिकोणीय मुकाबले में राहुल गांधी किस हद तक अपना असर छोड़ पाते हैं ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। वायनाड से कांग्रेस के युवराज। पिछले कुछ चुनावों से उत्तर भारतीय राज्यों में कमजोर हो चुकी कांग्रेस के लिए दक्षिण भारतीय राज्यों के नतीजे राहत देने वाले रहे। इसी का नतीजा था कि राहुल गांधी ने अमेठी सीट के बजाय केरल का रुख किया और वायनाड की लोकसभा सीट को अपने लिए सबसे उपयुक्त माना। वायनाड का चुनावी गणित कांग्रेस के लिए एक सिक्योर सीट बनाता है, मगर इस बार तस्वीर बदली से नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई ने उनके खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार उतारकर राहुल के संसद पहुंचने के मार्ग में रोड़े बिछा दिए हैं। यही नहीं, बीजेपी की ओर से भी वायनाड के लिए दमदार प्रत्याशी उतारा गया है। सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा वायनाड से उम्मीदवार हैं। वे सीपीआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की सदस्य हैं। तो बीजेपी के उम्मीदवार प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन हैं। आमतौर पर मजबूत प्रत्याशियों के खिलाफ विरोधी पार्टियां ऐसे उम्मीदवार खड़े करती हैं जो केवल नाम के होते हैं। वायनाड में राहुल गांधी का मुकाबला सिर्फ मजबूत उम्मीदवारों से ही नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और सीपीआई के सबसे बड़े नेताओं में शुमार पी विजयन लगातार वायनाड का दौरा कर रहे हैं। यही नहीं, वे लगातार कई मुद्दों पर राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर भी हैं। सीपीआई ने उन्हें कई मोर्चों पर घेर लिया है। यही कारण है कि राहुल गांधी के लिए वायनाड भी इस बार मुश्किल लग रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा,
ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल आपने उनके एक साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो शाहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता, वो ऐसी भाषा बोली है उन्होंने साथी को। ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। इंडिया संगठन, इंडिया गठबंधन आएगा तो क्या करेगा? और आज मैंने इनसे पूछा कि आप बताइए, ये जो हमने गारंटीज देश के सामने रखी हैं, इससे आप खुश हैं? तो इन्होंने कहा मैं खुश हूं, मगर बहुत केओटिक डिस्कशन हुआ। केओटिक डिस्कशन हुआ क्योंकि ये एक्चुअली कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की, खारगे जी की, इंडिया गठबंधन की गारंटीज नहीं है। ये एक्चुअली हिंदुस्तान की आवाज है। उसको हमने चुन चुन के, सुन सुन के निकाला है, उसको रिफाइन किया है। बीजेपी ये काम कर ही नहीं सकती क्योंकि उनका तरीका सेंट्रलाइज है, ऊपर से बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी रेडार की बात करेंगे, सब कुछ नरेंद्र मोदी जी से निकलता है। उनके विजन में और आरएसएस के विजन में ज्ञान एक व्यक्ति के पास है। दक्षिण में बीजेपी की विस्तार की रणनीति ने कांग्रेस की चुनौती बढ़ा दी है। कांग्रेस के दिग्गज काफी परेशान नजर आ रहे हैं और वो नतीजा आने से पहले जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उसके राजनीतिक मायने यही निकल रहे हैं कि दक्षिण भारतीय राज्यों में भी कांग्रेस को अपनी जीत का भरोसा कम हो गया है। तिरुवनंतपुरम से लगातार चुनाव जीतने के बावजूद शशि थरूर इसे अपना संभावित आखिरी चुनाव बताकर इस पर अपनी मुहर लगा रहे हैं। इसके साथ ही कर्नाटक में भी कांग्रेस को बीजेपी से कड़ी चुनौती मिल रही है। कर्नाटक के मांड्या सीट से पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी हुंकार भर रहे हैं। हाई प्रोफाइल सीटों के अलावा बाकी सीटों पर भी विपक्ष के लिए बीजेपी की चुनावी रणनीति काफी भारी पड़ती नजर आ रही है। थरूर क्यों परेशान? कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर 2009 से तिरुवनंतपुरम से लगातार जीत रहे हैं। कुछ दिनों पहले थरूर ने कहा था कि ये उनकी आखिरी लोकसभा की लड़ाई हो सकती है। थरूर के बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं और इसका एक मतलब ये भी है कि उन्हें अपनी जीत को लेकर यकीन नहीं रह गया है। दरअसल केरल से इस बार बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में केरल में 10 सीटें जीतने का दावा किया था। उसके बाद इस सीट से राजीव चंद्रशेखर के नाम की घोषणा ये बताती है कि बीजेपी तिरुवनंतपुरम को लेकर काफी गंभीर है। आंकड़े भी बीजेपी के फेवर में बताए जा रहे हैं। शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। लोकसभा चुनाव में पूरे देश की निगाहें तिरुवनंतपुरम सीट पर होंगी। मांड्या लोकसभा सीट कर्नाटक की सीटों में से एक है। जेडीएस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए सीट बंटवारे समझौते के तहत मांड्या सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मांड्या सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, मगर हाल के चुनावों में उसकी स्थिति कमजोर पड़ी है। कांग्रेस के अलावा यहाँ पर जेडीएस, जनता दल और एक बार जनता पार्टी भी चुनाव जीत चुकी है। उत्तर भारतीय राज्य यूपी में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है। वहां की अधिकांश सीटों पर बीजेपी का दबदबा है और इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने 100% जीत का लक्ष्य रखा है। दूसरे फेज में जिन सीटों पर मतदान होने वाला है, उनमें से अमरोहा को छोड़कर सभी सीटों पर बीजेपी ने चुनाव जीता था। इस बार इंडिया गठबंधन से चुनौती मिल रही है और बीजेपी इसे हल्के में नहीं ले रही। यूपी की जिन सीटों पर मतदान होने हैं, वो सभी सीटें बीजेपी के लिए काफी अहम है, लेकिन मथुरा और मेरठ हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है। मथुरा से हेमा मालिनी तो मेरठ से टीवी सीरियल के राम अरुण गोविल चुनावी मैदान में हैं। यूपी में बीजेपी के दिग्गज
लोकसभा चुनाव के लिहाज से यूपी सबसे अहम राज्यों में से एक है। बीजेपी ने यूपी की 100% सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। दरअसल यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी इसे अपना गढ़ मान रही है। दूसरे चरण की 8 सीटें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा के लिए घमासान तेज हो गया है। अमरोहा को छोड़कर बाकी सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार फिर इन सीटों पर एनडीए और इंडिया के बीच जबरदस्त टक्कर है। दोनों ओर से कई दिग्गज मैदान में हैं। मथुरा लोकसभा सीट से अभिनेत्री और मौजूदा सांसद हेमा मालिनी बीजेपी की उम्मीदवार हैं। मथुरा लोकसभा सीट वीवीआईपी सीट मानी जाती है। इस सीट से लगातार 2 बार फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी सांसद रह चुकी हैं। इस बार भी वो बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस ने यहां से मुकेश धनगर को टिकट दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने यहां जाट बिरादरी से आने वाले IRS रहे सुरेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा से ही चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए कहा था कि अब काशी और अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है। मेरठ में बीजेपी ने अरुण गोविल पर दांव लगाया है, जो प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण में प्रभु श्री राम की भूमिका निभा चुके हैं। लोगों में आज भी उनके प्रति वैसी ही भावना देखने को मिलती है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने देवव्रत त्यागी और समाजवादी पार्टी ने सुनीता वर्मा को टिकट दिया है। मेरठ सीट पर पहले भी बीजेपी का ही कब्जा था। बहनों और भाइयों, ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अब तो बारी आप ही की है। एक तरफ कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी थी। राम जन्मभूमि के लिए हमसे कहते थे क्या प्रमाण है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, ये लोग बोलते थे। और इन दलों ने तब ये भी कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, जैसे कि इस सृष्टि के पहले कांग्रेस, सपा और बसपा ही पैदा हो गए थे, बाकी तो कोई हुआ ही नहीं था। ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। बहनों और भाइयों, वो तो मोदी जी का प्रताप है, इनका झूठ फेल हो गया और मोदी जी के कारण 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला का फिर से प्रकटीकरण हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, महिला मोर्चा, सब लोग जाके गांव-गांव जाके बताते हैं क्या क्या उपलब्धियां दी है हमारी सरकार ने। So they know it very well. See, I am here, they are very happy with me. But there is no point in my staying here all the time and do nothing. Because my work is in Delhi with all the ministry. So I go and do my work and I bring big project, big crores of rupees project for Mathura. मैं आपको रामायण का एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। रामायण में एक दिन गुरु वशिष्ठ के सामने श्री राम, जो नवयुवक अवस्था में थे, वो बैठे हुए थे, थोड़े दुखी थे। गुरु वशिष्ठ ने उनसे पूछा कि राम, क्या समस्या है? और श्री राम ने कहा, मैं देख रहा था पेड़ के पत्तों को, हवा चलती है और अचानक गिर जाते हैं, हवा चलती है और अचानक जो फल है वो गिर जाते हैं। जीवन कितना क्षणिक है। तब गुरु वशिष्ठ ने उनसे कहा कि हाँ, जीवन क्षणिक होता है, लेकिन उन क्षणों में भी व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो अपना इतिहास बना दें। हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने इन्हीं कुछ पलों में इतिहास बना दिया है और आगे भी और इतिहास बनने बाकी हैं। दूसरे चरण की हाई प्रोफाइल सीटों में राजस्थान का कोटा लोकसभा सीट भी है। कोटा से बीजेपी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2 बार चुनाव जीत चुके ओम बिरला को इस बार कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिल रही है। प्रहलाद गुंजल जमीनी स्तर के नेता हैं और वो हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि गुंजल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल के बीच रस्साकशी भी ये सीट हॉट बनी हुई है। राजस्थान का जालौर लोकसभा सीट भी हाई प्रोफाइल सीटों में से एक बना हुआ है।
कोटा से ओम बिरला। राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान दूसरे चरण में होने वाला है। दूसरे फेज में राजस्थान की कोटा सीट से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला फिर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से प्रहलाद गुंजल हैं। प्रहलाद गुंजल की वजह से ही कोटा लोकसभा सीट सभी की नजरों में है। ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बिरला कोटा सीट पर अपनी हैट्रिक जीत का दावा कर रहे हैं। इससे पहले 2014 और 19 में वो जीत दर्ज कर चुके हैं। उनकी जीत निश्चित करने के लिए पीएम मोदी ने भी कैंपेन किया है। कोटा आरएसएस का गढ़ माना जाता है। वहीं राम मंदिर का मुद्दा और पीएम मोदी का नाम बिरला को मजबूत स्थिति में लाता है और इसका फायदा उन्हें मिल सकता है। राजस्थान की जालौर लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वैभव पर अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने की जिम्मेदारी है और ये देखा जाना जरूरी है कि वो किस तरह अपनी जीत को तय कर पाते हैं। कोटा बूंदी के जहाँ तक विकास की बात है, कोटा के बूंदी के विकास के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे यहाँ पर नेशनल हाईवे निकलना हो, चाहे यहाँ का पासपोर्ट ऑफिस हो, यहाँ का रेलवे स्टेशन हो, आईआईटी हो, तमाम पीने का पानी हो, जो जो योजनाएं केंद्र की योजनाएं थी, उन सारी योजनाओं को कोटा में लाया है। कोटा का एयरपोर्ट भी अगर कांग्रेस सरकार समय पे पैसा जमा करा देती तो आज कोटा का एयरपोर्ट शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीट काफी अहम है। इसमें कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव शामिल हैं। दूसरे चरण में राजनांदगांव से इस बार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी मैदान में है। इस लोकसभा सीट की खास बात ये भी है कि यहाँ पर 3 लाख के करीब नए मतदाता जुड़े हैं और इन मतदाताओं पर किसका प्रभाव है वो नतीजों को प्रभावित करने में अहम रोल अदा करेगा। हालांकि छत्तीसगढ़ बीजेपी का गढ़ माना जाता है, इसके बावजूद कांग्रेस बघेल के जरिए जीत की उम्मीद कर रही है। छत्तीसगढ़ में किसका प्रभाव? कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव लोकसभा सीट राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी अहम है। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट काफी हॉट सीट मानी जाती है। इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। इस बार बीजेपी की नजर जीत का चौका लगाने पर है। यह सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। 2019 में सीट से बीजेपी के संतोष पांडे जीते थे। 2024 में भी बीजेपी ने संतोष पांडे को ही इस सीट से मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने सीट पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उम्मीदवार बनाया है। राजनांदगांव लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। पिछले 5 साल में लोकसभा क्षेत्र में 3 लाख मतदाता नए जुड़े हैं। नए मतदाताओं में महिला और युवा मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। पिछले चुनाव में हार जीत का अंतर 1,11,000 था। इस बार महिला और युवा मतदाता जिले के नए सांसद के भविष्य का फैसला करने में निर्णायक साबित होंगे। चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों में घमासान जारी है। पहले से तय रणनीति के आधार पर पार्टियां मतदाताओं को अपनी ओर खींचने में जुटी हैं। नतीजों को लेकर सभी पार्टियों का अपना अपना दावा है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं और मतदान में मतदाताओं को साफ फीका नजर आया है, उससे पार्टियों के लिए कुछ भी आकलन करना काफी मुश्किल हो गया है। लिहाजा वो अपने तरीके से सीटों के हिसाब से अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। पार्टी के दिग्गजों की साख कैसे बचाई जाए, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। दिग्गजों का प्रभाव सेकंड फेज का चुनाव के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।